आरसीसी चैप्टर 1 ब्लू डायरी टॉपिक टी बीम क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द साइड फेस रिइंफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी 0.1% ऑफ द वेव एरिया। सही बात है कि अगर साइड फेस रिइंफोर्समेंट हम लोग टी बी में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो उसका कितना परसेंट होता है, तो 0.1% ऑफ दी वेव एरिया। तो जो साइड फेस इन्फोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड अगर टी बी में प्रोवाइड करें तो हम कितना परसेंट देते हैं, तो 0.1% ऑफ दी वेब एरिया। अब यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा है, इसमें डेप्थ पूछ रहा है, तो डेप्थ पूछता है उसमें देखो कह रहा है क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है कि डेप्थ ऑफ टी बीम बताइए, टी बीम का डेप्थ बताइए, किसका डेप्थ बताइए, टी बीम का डेप्थ बताइए। तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका डेप्थ कितना होता है टी बीम का, स्पैन लेंथ बाई 12 टू स्पैन लेंथ बाई 15। कंटिन्यूस बीम का स्पैन लेंथ बाई 10 टू स्पैन लेंथ बाई 12। कंटिन्यूस बीम का स्पैन लेंथ बाई 10 10 टू स्पैन लेंथ बाई 12। अगर टी बीम में अगर हैवीली लोडेड है तो स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 12। अगर मीडियम लोड है तो स्पैन बाई 12 तो स्पैन बाई 15। और लाइट लोड है तो स्पैन बाई 15 तो स्पैन बाई 20। ठीक है, इसको दम ध्यान से सुनो। डेप्थ ऑफ टी बीम लगाना है, डेप्थ ऑफ टी बीम, डेप्थ ऑफ टी बीम। यहाँ पे दो कंडीशन है, दो कंडीशन, पहला किस तरह का सपोर्ट कंडीशन है, किस तरह का सपोर्ट कंडीशन है, और किस तरह का लोडिंग कंडीशन है, उस पर मेरा डेप्थ ऑफ टी बीम बन रहा है। अब हम मान लो कि लोडिंग सपोर्ट कंडीशन में पहले आता है, तो सपोर्ट कंडीशन में पहले देखते हैं क्या आता है, एकदम ऐसी सीक्वेंस में याद रखना, कंटिन्यूस बीम, फिर दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे टी बीम में हम पहले कंटिन्यूस लेंगे तब लेंगे सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, तो अब देखो कंटिन्यूस बीम की बात करें तो आता है स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12, स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12। ठीक है, और फिर सिंपली सपोर्टेड में आएंगे तो स्पैन बाय 12 टू स्पैन बाय 15। याद रखने में ईजी हो गया। देखो टी बीम में दो कंडीशन में उसका डेप्थ है, एक सपोर्ट कंडीशन में, एक लोडिंग कंडीशन में। तो सपोर्ट कंडीशन में भी दो पार्ट है, पहले हम लोग लेंगे कंटिन्यूस पोर्शन को, पहले किसको लेंगे, कंटिन्यूस पोर्शन को, फिर लेंगे साइड सिंपली सपोर्टेड को। तो कंटिन्यूस बीम का जो डेप्थ हो जाएगा वो स्पैन लेंथ स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12। कंटिन्यूस में स्पैन बाय 10 से स्टार्ट करेंगे, स्पैन बाय 12 तक जाएंगे। सिंपली सपोर्टेड में देखेंगे तो स्पैन बाय 12 टू स्पैन बाय 15, ये डेप्थ निकल जाएगा। अब लोडिंग कंडीशन में आएंगे, लोडिंग कंडीशन में भी तीन पार्ट, लोडिंग कंडीशन में भी नहीं, लोडिंग कंडीशन में तीन पार्ट, सपोर्ट कंडीशन में दो था, लोडिंग में तीन था। तो सबसे पहले या तो लोड कैसा हो सकता है, हैवी हो सकता है, या कैसा हो सकता है, मीडियम हो सकता है, या तो लाइट लोड हो सकता है। ये नहीं तीन कंडीशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैवी होगा, मीडियम होगा, लाइट होगा। तो सबसे पहले हम लोग किस पे याद करते हैं, हैवी के लिए। फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसी से, किससे स्टार्ट होगा, 10 से ही स्टार्ट होगा। तो स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12, हैवी के लिए स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12, मीडियम के लिए स्पैन बाय 12 टू स्पैन बाय 15। एकदम सिंपली सपोर्टेड के जैसा, एकदम वही कंटिन्यूस। बस लाइट में एक याद, बस एक्स्ट्रा याद रखना है, इसमें हो जाएगा स्पैन बाय 15 टू स्पैन बाय 20। समझे, एकदम ईजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब देखो एकदम माइंड में छप गया। अब मान लो कि हमको टी बीम का निकालना है डेप्थ, टी बीम का निकालना है डेप्थ। ठीक है, तो हमको दो लोडिंग दो कंडीशन होता है, एक तो या तो सपोर्ट कंडीशन पढ़ लो और दूसरा है लोडिंग कंडीशन पढ़ लो। तो सपोर्ट कंडीशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, कंटिन्यूस को, और सबसे नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, सिंपली सपोर्टेड को। तो कंटिन्यूस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, स्पैन बाय, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 10 से स्पैन बाय 10 तो स्पैन बाय 12। और सिंपली सपोर्टेड में हम लोग का पहले स्टार्ट होता है स्पैन बाय 12 टू लेके स्पैन बाय 15। अब उसी तरह से लोडिंग कंडीशन में सबसे पहले आएगा हैवीली लोडेड, मीडियम लोडेड, लाइटली लोडेड। हैवी का उसी कंटिन्यूस की तरह स्टार्ट होगा, कैसे, स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12, मीडियम के लिए होगा स्पैन बाय 12 टू स्पैन बाय 15, लाइट के लिए होगा स्पैन बाय 15
टू स्पैन बाय बीस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है अ टी बीम बिकम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टी बीम बिकम आइडेंटिकल टू रेक्टेंगुलर बीम विथ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज विथ व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन द फ्लेंज। देखो टी बीम में तीन कंडीशन होता है, या तो न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में होगा, नहीं तो वेब में होगा। फ्लेंज वाला होता है, दूसरा होता है कि वेब में भी अबव न्यूट्रल एक्सिस होता है, वेब के बिलो भी न्यूट्रल एक्सिस, ये तीन कंडीशन होता है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं कि एक टी बीम वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह आइडेंटिकल होता है जब उसका रेक्टेंगुलर बीम विथ इक्वल टू फ्लेंज विथ व्हेन न्यूट्रल एक्सिस जो होता है क्रॉस सेक्शन का विद इन द फ्लेंज होता है, विद इन द फ्लेंज होता है, तो वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इन टी शेप्ड आरसीसी रिटेनिंग वॉल द मेन reinforcement इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन द इनर फेस इन वन डायरेक्शन। 45 कह रहा है, 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है कि in T-shaped RCC retaining wall, RCC retaining wall, in T-shaped RCC retaining wall, the main reinforcement in the stem is provided on the inner face in one direction। फिर से देखते हैं, एक टी शेप्ड है आरसीसी रिटेनिंग वॉल, एक आरसीसी रिटेनिंग वॉल है टी शेप्ड का, तो मेन रिइंफोर्समेंट जो स्टेम में आएगा, एक तो नीचे वाला है एक स्टेम में आएगा, वो किधर प्रोवाइड होगा, इनर फेस इन वन डायरेक्शन, इनर फेस में वन डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे कहने का मतलब है एक टी शेप्ड आरसीसी रिटेनिंग वॉल है, एक आरसीसी रिटेनिंग वॉल है किस तरह का, टी शेप्ड का, एक टी शेप आरसीसी रिटेनिंग वॉल है, तो उसका मेन रिइंफोर्समेंट इन द स्टेम, जो मेन रिइंफोर्समेंट इन द स्टेम किधर प्रोवाइड होगा, मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड होगा इनर फेस पे, इनर फेस पे इन वन डायरेक्शन, इनर फेस पे इन वन डायरेक्शन। a T-shaped RCC retaining wall, एक T-shaped RCC retaining wall, तो मेन reinforcement जो होगा is provided on the inner face in one direction, inner face in one direction। A T-shaped RCC retaining wall, the main reinforcement in the stem is provided, the main reinforcement in the stem is provided inner face in one direction, inner face in one direction। अब the most economical type of RCC beam, the most economical type of RCC beam क्या होगा, doubly reinforcement T beam। the most economical type of RCC beam को होगा doubly reinforced T beam। देखो ऑप्शन में क्या क्या है, singly reinforced rectangular beam, doubly reinforced rectangular beam, singly reinforced T beam, और आंसर होगा doubly reinforced T beam। तो मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ आरसीसी बीम होगा डबली, डबली reinforced टी बीम, डबली reinforced टी बीम, तो मोस्ट इकोनॉमिकल आरसीसी बीम होगा डबली reinforced टी बीम, डबली reinforced टी बीम। अब नेक्स्ट, the neutral axis of a T beam can exist anywhere in the section of a beam। तो न्यूट्रल एक्सिस है टी बीम में, वो कहीं भी हो सकता है, अभी डिस्कस किए थे कि या तो फ्लेंज में होगा नहीं तो वेब में होगा, तो कहीं भी हो सकता है। अब द breadth of the rib in a T beam should be at least 1/3 depth of the rib। देखो इसको कैसे लिखा हुआ है, एक टी बीम है तो ब्रेथ ऑफ द रिब, रिब रिब ऑफ अ टी बीम, रिब मतलब उसका जो चौड़ाई होगा, द ब्रेथ ऑफ द रिब इन अ टी बीम शुड बी एट लीस्ट 1/3 डेप्थ ऑफ द रिब। देखो हम यहाँ पे ब्रेथ के ऊपर डेप्थ को काटे, यानी ऑप्शन में डेप्थ भी लिखता है, यानी इस पॉइंट को ऐसे याद रखना है, जो टी बीम का जो ब्रेथ है ना, द ब्रेथ ऑफ द टी बीम, द ब्रेथ ऑफ द टी बीम शुड बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए डेप्थ ऑफ द रिब का, यानी 1/3 वहाँ पे ब्रेथ भी लिखेगा, यानी नहीं, हमको ब्रेथ का ही बात करना है, जो रिब होगा ना उसका जो ब्रेथ होगा वो 1/3 ही होना चाहिए डेप्थ ऑफ द रिब का, यानी जो ब्रेथ ऑफ द रिब होगा, जो ब्रेथ डेप्थ के भरोसे ही यहाँ पे ब्रेथ है, जो डेप्थ है ना उसके भरोसे ही रिब है, यानी ब्रेथ ऑफ द रिब इज द 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द रिब, यानी ब्रेथ ऑफ द रिब इन अ टी बीम is at least 1/3 is at least 1/3 depth of the is at least 1/3 depth of the rib। The breadth of the rib in a T beam should be 1/3 depth of the rib। 49
द सेक्शन ऑफ अ टी बीम हैविंग ग्रेटर विथ एट द टॉप इन कंपैरिजन टू द विथ बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज नोन एज टी सेक्शन। यहाँ पे समझो, एक सेक्शन ऑफ अ टी बीम में हैविंग ग्रेटर विथ, उसका जो टिप एट द टॉप, विथ एट द टॉप इन कंपैरिजन टू द विथ बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज नोन एज टी सेक्शन। द सेक्शन ऑफ अ टी बीम हैविंग, एकदम ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ अ टी बीम, एक टी बीम का सेक्शन है जिसका ग्रेटर विथ, जिसका विथ जो है टॉप पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द विथ बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, यानी उसका बिलो न्यूट्रल एक्सिस के विथ से उसका टॉप का विथ ज़्यादा है, तो वो किस तरह का सेक्शन, और टी सेक्शन एकदम डायरेक्ट है। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज बीम निकालना है। तो इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज बीम अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लेंज, तो इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लेंज, देखो एक फ्लेंज होता है और एक वेब होता है। टी बीम में क्या होता है, एक फ्लेंज होता है एक वेब होता है ना। ठीक है। तो देखो जो फ्लेंज का जो मतलब जो हम पहले इसका नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं, फ्लेंज का जो मतलब पूरा होता है ना, जो विथ उसको 20 से ले, से 20 है। फ्लेंज का जो एक्चुअल विथ होता है उसको बी से डिनोट करते हैं। बी डब्ल्यू, अगर बी वही वेब के विथ को हम लोग वेब ऑफ द, ठीक है, तो वेब का विथ कहेंगे। ठीक है। और डी जो होता है मेरा पूरा का इफेक्टिव डेप्थ होता है, वो पूरा क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। ठीक है। स्मॉल डी, और डीएफ जो होता है, डीएफ जो होता है वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज होता है। डीएफ होता है वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज होता है। डीएफ जो होता है इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ होता है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, डीएफ। अब यहाँ पे एक एक चीज़ देखते हैं। अब इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज निकालना है, इफेक्टिव विथ, यहाँ विथ निकालना है, तो यानी बी एफ का बात होगा। इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज यानी बी एफ। अब इसमें दो कंडीशन आता है, एक आइसोलेटेड बीम आता है, एक मोनोलिथिक बीम आता है। एक आइसोलेटेड बीम आता है, एक मोनोलिथिक बीम आता है। एक आइसोलेटेड बीम आता है, दूसरा मोनोलिथिक। तो सबसे पहले हम किसको पहले रखे हैं, आई को रखे। देखो कि आई पहले आता है 9 और एम 13, तो आइसोलेटेड पहले याद रखना है। तो आइसोलेटेड में, अब देखो आइसोलेटेड का स्पेलिंग देखो तो डी में क्या आता है लास्ट में, डी, आइसोलेटेड में लास्ट में डी आता है। डी को अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो क्या आता है, 4। तो यानी 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा इसमें। तो अगर आइसोलेटेड में अगर हम लोग दो तरह का बीम आ जाता है, एक टी बीम आएगा या तो एक एल बीम आएगा, या तो एक टी बीम आएगा नहीं तो एल बीम आएगा। तो आइसोलेटेड के टी बीम की बात करें तो टी बीम यानी टॉप पे रहता है, मतलब हम टॉप कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे मेरा उसको कोडिंग है, मतलब उसको टिप है याद रखने के लिए, टॉप है। तो यहाँ पे इसका जो बी एफ का फॉर्मूला होता है, बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट, बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4। बी डब्ल्यू इज प्लस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4, 4 अलग से है। ठीक है। देखो यही यही मेरा तरीका था कि आइसोलेटेड में डी था ना, तो यहाँ पे 4, डी का 4 होता है, तो यहाँ पे भी जो नंबर है 4 आ गया। और जो बी एफ का फिर से फॉर्मूला बता रहे हैं कि बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4। 4 अलग है, बी में नहीं है, एल नॉट बाई बी प्लस 4। और बी, एक और बी, उसका दोनों का जो ये पूरे दोनों इक्वेशन का जो मिनिमम होगा वो बी एफ होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग एक एक चीज़ जो डिस्कस की उस पर ध्यान दो। बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4। तो बी सबसे पहले आता है बी एफ क्या हो गया, इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लेंज हम लोग निकाल रहे हैं। बी डब्ल्यू जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा क्या, फिर से वेब का विथ। एल नॉट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एल नॉट जीरो मोमेंट के बीच वाला जो डिस्टेंस हो गया। और फिर एक और जो बी है, सिर्फ बी है, वो हो गया हमारा एक्चुअल विथ ऑफ द फ्लेम, जो बी का एक्चुअल विथ होगा वो हो गया। ठीक है। और उसका जो एक और का बी होता है उन दोनों का मिनिमम। अब एल, एल को याद रखने के लिए, एल को मतलब लाइफ में क्या होता है, एल लग गया, लौड़े लग गए, लौड़े लगे मतलब ज़िंदगी में कुछ आधा हो गया। तो इसी के लिए एल से याद रखना कि लौड़े लगे यानी आधा हो गया, कुछ आधा हो गया। तो बी एफ का ये होता है, यहाँ पे आधा का एक मल्टीप्लाई होगा, दम ट्रिक है। बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस 0.5 इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4। 0.5, देखो 0.5 एक कहाँ से आया, एल से आया,
एल में क्या है, लॉरेल लगे, लॉरेल लगे से हाफ, तो हाफ 0.5, 0.5 किस में, एल नॉट में, सिर्फ ऊपर वाला में, 0.5 इंटू एल नॉट ऊपर वाला में डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4, एल नॉट बाई बी प्लस 4 में हाफ मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ ऊपर वाला है, और दूसरा क्या बी, उसी हो गया। अब नेक्स्ट मोनोलिथिक, मोनोलिथिक बीम। अब मोनोलिथिक बीम, एक हम लोग क्या बोले, इफेक्टिव विद द फ्लेम, दो कंडीशन की निकालते हैं, क्या तो एक आइसोलेटेड के लिए, एक मोनोलिथिक के लिए। तो आइसोलेटेड में डी था, डी से का कौन सा नंबर था, 4 याद रखना। उसी में हम लोग टी बीम रख याद रखें, एल बीम भी याद रखें। अब उसी तरह से मोनोलिथिक बीम आते हैं, तो मोनोलिथिक बीम में भी एक टी बीम आएगा, एल बीम आएगा। तो अब आता है टी बीम, टी बीम यानी टी बीम का होता है बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू ब्रैकेट में एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ, बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ। यहाँ पे देखो जो भी होता है बी डब्ल्यू तो सेम रहता है, जो नेक्स्ट पोर्शन होता है ना बी डब्ल्यू के बाद वो बदल जाता है, तो इसमें बदला है एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ। ठीक है, तो बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ। और दूसरा है बी डब्ल्यू प्लस हाफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट बीम, बी डब्ल्यू प्लस हाफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट बीम, और इन दोनों का मिनिमम। अब एल बीम, एल बीम में हम बता चुके हैं कि लॉरेल लगे एल में लगता है, एल नॉट में। ठीक है, एल बीम में लगेगा हाफ, तो अब इसका हो जाएगा बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस 0.5 एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ, जो उधर पड़े थे एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ, इसी को जब खोलोगे तो हो जाता है बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस जो 0.5 को जो पूरा इक्वेशन एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एल नॉट बाई 12 प्लस 3 डी एफ, एल नॉट बाई 12 प्लस 3 डी एफ। और दूसरा का बी डब्ल्यू प्लस हाफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट बीम, उन दोनों का मिनिमम। ठीक, तो ये क्लियर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लेम आइसोलेटेड बीम के लिए, मोनोलिथिक बीम के लिए, फिर से बता रहे हैं आइसोलेटेड बीम के लिए डी है तो डी से 4 याद रखेंगे, टी बीम है तो टी बीम का हो जाएगा बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट बाई डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4, और दूसरा है बी, इन दोनों का मिनिमम। और उसी एल बीम एल लॉरे लगे, लॉगे बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस 0.5 एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4 और बी। फिर सर मोनोलिथिक में सी से मतलब 3, सी 3 यानी कुछ 6 और 3 का मल्टीपल होगा, यानी बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ। और बी डब्ल्यू और दूसरा है बी डब्ल्यू प्लस हाफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट, इसका मिनिमम। एल बीम के लिए बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस 0.5 इंटू एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ, इसको खोलोगे तो एल नॉट बाई 12 प्लस 3 डी एफ निकलेगा। और दूसरा वाला है बी डब्ल्यू प्लस हाफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों का मिनिमम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 50, द रेक्टेंगुलर अंडर रिनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन एक्स एंड वाई आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट द लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रिनफोर्समेंट इन सेक्शन वाई इज 10% मोर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर है अंडर इन्फोर्स्ड कंक्रीट में, एक रेक्टेंगुलर अंडर इन्फोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन एक्स एंड वाई जो कि सिमिलर है इन ऑल रेस्पेक्ट, हर रेस्पेक्ट में सिमिलर है, बट जो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन इन्फोर्समेंट है, जो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन जो वाई एक्सिस में है वो 10% मोर है, वो 10% मोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें सही सही कौन सा है। तो सेक्शन एक्स इज लेस देन जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है और डक्टाइल स्ट्रेंथ है उसका कम होगा सेक्शन वाई से, यानी सेक्शन एक्स का फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और डक्टाइल स्ट्रेंथ सेक्शन वाई से कम है, यानी अगर 10% हम कंप्रेशन इन्फोर्समेंट जिसमें बढ़ा देंगे उसका फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और डक्टाइल स्ट्रेंथ यही बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि सेक्शन एक्स मतलब जिसमें हम 10% कंप्रेशन रिन्फोर्समेंट बढ़ा देंगे, एज वी इंक्रीज द कंप्रेशन रिन्फोर्समेंट उस सेक्शन का फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और डक्टाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यानी उसका अगर हम कंप्रेशन रिन्फोर्समेंट बढ़ाते हैं तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और डक्टाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, उसी में देखो एक क्या क्या दिया हुआ है, एक इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक है देखो न्यूट्रल एक्सिस है, एक सेक्शन का एक्स का ASC और AST मेंशन है, एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट इन कंप्रेशन, और AST नीचे हो गया। अब इसी में देखो अब हम लोग 10% बढ़ा दिए, 1.1% ASC हो गया सेक्शन वाई के लिए, और AST जस्ट का 10 हो गया। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट सेक्शन वाई, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन वाई वाई इज अबव दैट ऑफ द एक्सिस, यानी कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट बढ़ाने के कारण जिधर कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस उधर शिफ्ट करेगा। इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कंप्रेशन स्टील इन सेक्शन वाई, न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन इज अबव दैट ऑफ द एक्सिस, इट मीन्स वाई इज
मोर, वो इसलिए हमको is more under reinforcement than x, therefore ductility of y is more, यानी y is more under reinforcement, y जो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड हो गया। देखो क्योंकि हम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट बढ़ा दिए तो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड, अब जब न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड होता है तो वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन की तरह काम करता है, और अंडर इन्फोर्समेंट के कारण वो उसमें डक्टिलिटी और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा। सिंस कंप्रेस नेक्स्ट पॉइंट लिखा, सिंस कंप्रेशन स्टिल ऑफ y इज मोर इज वर्स, सो फ्लेक्सर रेजिस्टेंस ऑफ x इज लेस देन y, क्योंकि कंप्रेशन स्टील ऑफ y जो मोर है इज मोर, सो फ्लेक्सर रेजिस्टेंस ऑफ x वो क्या होगा, वो कम ही होगा y से, यानी जिसमें कंप्रेशन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है उसकी न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड होती है, वो अंडर इन्फोर्समेंट की तरह काम करता है, अंडर इन्फोर्समेंट की तरह काम करने के कारण उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट 51 कह रहा है कि एक्सिव बैलेंस यानी न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस्ड इन फोर्स कंक्रीट सेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। ये जो एक्सिव बैलेंस है यानी एक्सिव लिमिट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सिव लिमिट ऑफ बैलेंस्ड इन फोर्स सेक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, यानी एक्सिव लिमिट ऑफ द किसका, बैलेंस्ड इन फोर्स सेक्शन का किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ द स्टील पे, यानी एक्सिव लिमिट ऑफ द बैलेंस सेक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेड ऑफ द स्टील। क्यों, क्योंकि एक्सिव लिमिट का फॉर्मूला था 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी, यानी 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 एफ वाई बाई डी। इसी के लिए जो एक्सिव लिमिट है वो सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे ही डिपेंड करता है, यानी एक्सिव लिमिट इज ओनली डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, क्योंकि 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी। अब क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि उसको एक उसका डेफिनेशन है उसको मैच करिए। देखिए अब मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ये कहता है तो ये फैक्टर टू डिक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ। मटेरियल के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहने का मतलब हम लोग कि मटेरियल में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ को कम आके, इसीलिए ये डिक्रीज करता है किसको, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ, डिक्रीज करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। लोड फैक्टर, अभी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्लियर हो गया। लोड फैक्टर, फैक्टर जो लोड फैक्टर होता है वो इंक्रीज करता है किसको, वर्किंग लोड टू द अल्टीमेट लोड फॉर द डिजाइन लोड, यानी वर्किंग लोड को अल्टीमेट लोड तक डिजाइन करता है, यानी लोड फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं कि जो उसका वर्किंग लोड को बढ़ा सके। सही बात है, हम लोड को ज़्यादा नाप के चलते हैं, मटेरियल को कम माप के चलते हैं। दूसरा लोअर बाउंड ऑन अल्टीमेट लोड, और एक होता है अपर बाउंड ऑन अल्टीमेट लोड, ये नया है। लोअर बाउंड ऑन अल्टीमेट लोड और अपर बाउंड ऑन अल्टीमेट लोड। तो लोअर बाउंड ऑन अल्टीमेट लोड होता है ये स्टैटिकल मेथड ऑफ है अल्टीमेट लोड एनालिसिस, और अपर बाउंड ऑन अल्टीमेट लोड है ये काइनेमेटिकल मैकेनिज्म मेथड ऑफ द अल्टीमेट लोड एनालिसिस। देखो एक अल्टीमेट लोड मेथड होता है जिसमें एक लोअर बाउंड होगा और एक होगा अपर बाउंड। तो अल्टीमेट लोअर बाउंड होता है वो स्टैटिकल मेथड ऑफ अल्टीमेट लोड एनालिसिस होगा, और अपर बाउंड हो जाएगा वो हो गया काइनेमेटिक मैकेनिज्म मेथड ऑफ अल्टीमेट लोड एनालिसिस। ठीक है, तो लोअर बाउंड स्टैटिक के लिए, अपर बाउंड काइनेमेटिक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये पढ़ रहे हैं कि आगे ये पढ़ना है कि फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स the safety of RCC structure is checked for appropriate combination of dead load, imposed load, wind load, earthquake load. The correct order load combination क्या होता है, वही सबको विंड लोड तीनों को है तो उसको 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड को प्लस कर दीजिए। फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है इसीलिए याद रखना। फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द सेफ्टी ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इज चेक फॉर द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ 1.5 इंटू डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। 54. The maximum strain in an extreme fiber in a concrete and in tension reinforcement in balance section limit state of the flexure are respectively. कह रहा है जो maximum strain in an extreme fiber in a concrete and in tension reinforcement in balanced section at limit state of flexure are 0.0035 and 0.038. कह रहा है maximum strain in extreme fiber in concrete and in tension reinforcement in balance section at limit state of flexure are respectively। तो मैक्सिमम स्ट्रेन ले रहा है किसमें, एक्सट्रीम फाइबर कंक्रीट में तो 0.0035
और Fe415 के लिए Fe415 के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन ले रहा है, वो ले रहा है तुमको 0.0038 0.0038। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए 0.0035 और Fe415 स्टील के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन होता है 0.038। अब ये देखो 0.035 तो तुमको एकदम क्लियर पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग कितना रहता है 0.035। अब वही मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर वो किससे कम नहीं होना चाहिए, एफ आई डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.02। अब यहाँ पे एफ आई इज इक्वल टू पुट कर दो 415 तो 0.0038 आ जाएगा। ठीक है, 038। अब 55 कह रहा है द मैक्सिमम स्ट्रेन लेवल ऑफ अ कंप्रेशन स्टील फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील एज डी डैश न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम द कंप्रेशन फेस ऑन एक्सिस 0.0035 1 माइनस डी डैक्स अपॉन एक्सयू। हमेशा ये कंफ्यूज होता है, क्या होता है जो मैक्सिमम स्ट्रेन, ये जो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के लेवल पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा ना, मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा वो हो जाएगा तुमको 0.0035 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू। 0.0035 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू ये किस में आता है, द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील रिफोर्सर रेक्टेंगुलर सेक्शन इफेक्टिव कवर टू द कंप्रेशन स्टील, ऊपर से जो इफेक्टिव कवर है डी डैश न्यूट्रल एक्टिव कंप्रेशन फेज, मतलब EST और ESC दे रहे हैं, नीचे वाले भी दे रहे हैं, डबल इन्फोर्स दे रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है, ESC मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ द कंप्रेशन इन्फोर्समेंट तो होता है 0.0035 इंटू 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू, डी डैश अपॉन एक्स यू 0.035 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू। चलिए, थैंक यू।